कोविड-19 का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर। अर्थ इज हीलिंग, वी यूज टू से दैट ड्यूरिंग कोविड। कोविड-19 ट्रीट कर रहे थे तो डॉक्टर्स यूज टू वेयर लॉट ऑफ पीपी किट। उसका जो मटेरियल हम यूज कर रहे थे दैट वाज कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं लेकिन उससे हमारी सेहत को नुकसान भी है। तो हमारे दिल्ली में भी यमुना के ऊपर जो फोम है पहले तो वो है क्या? दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन एफ्लुएंट व्हिच वी आर सिंपली पुशिंग इनटू द रिवर। इससे हम लोगों को कितना हार्म हो रहा है? उसको हम आपने दिल्ली के आसपास ये कूड़े वाला पहाड़ देखा है? अरे इसको कौन नहीं चाह के भी नहीं उसको अवॉइड कर सकता, वो दिखेगा ही दिखेगा। पाकिस्तान ने पंजाब को ब्लेम किया है कि इन्होंने अपना कुछ ये जलाया है तो हमारा पूरा सिटी पॉल्यूट हो रहा है। ये जो CFC से ओजोन लेयर डिप्लीशन है, CFC आज की डेट में तो बैन हो गया है। ग्रीन केमिस्ट्री को सीड एंड फार्म के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम मोत्सरा, जो कि PhD इन केमिस्ट्री हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर अपने लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। उनका एकेडमिक्स के बारे में समझेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री उनका टॉपिक ऑफ रिसर्च है और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री का लिंकेज है इन्वायरमेंट के साथ। जैसा कि हम जान सकते हैं अभी इन्वायरमेंट हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है, एक सीरियस इशू हो सकती है। जैसे हम दिल्ली में पॉल्यूशन देख सकते हैं और इंडिया के काफ़ी शहरों में भी पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, और कैसे हम इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं एक बेटर लाइफ कंडीशंस के लिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारी बात होगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया, इनके टॉपिक्स पर भी हमने काफ़ी स्टडी किया, तो इसके बारे में हम लोग आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो हम जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपने केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया, तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बताएं। Thank you for having me on this show. See, I completed my master's in 2001. After that, I pursued my research. I completed my PhD in 2007. So when I entered into the research, I'm in organic chemistry. We deal with a lot of chemicals. So when we look at the chemicals, we look at it at a very different perspective. हम सोचते हैं chemicals मतलब कुछ ऐसा जो हमारे environment को या society को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है. But while doing research, I realized that we cannot do away with the chemistry. इसके it's a double-edged sword. इसके फायदे हैं, नुकसान हैं. तो हमें नुकसान को मिनिमाइज करते हुए इससे जो बेनिफिट हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है. तो यही जो मेरी रिसर्च रही, उसमें हमने यही रियलाइज़ किया कि कैसे जो नुकसान हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. सस्टेनेबल तरीके से जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम इनोवेट कर सकते हैं और जो सोसाइटी को बेनिफिट है केमिस्ट्री का वो दे सकते हैं. कब से आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ. And I developed interest in chemistry from the very beginning only. Like in 10th, मुझे science बहुत पसंद आता था. One of my favorite subject. और इसमें मुझे लगता है टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. One of my teacher, Vijaya ma'am, she joined very recently. So when she joined, she was very sincere. She somehow bend ways कि बच्चे उसके साथ ना उस सब्जेक्ट को इस तरीके से देखें कि उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को उनसे रिलेट करते हुए उनके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती थी. सो दैट समहाउ आई कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट. और फिर जब बाइफर्केशन हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो केमिस्ट्री ने थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मुझे उसमें लगा. फिर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया और फिर मास्टर्स एंड देन PhD. सो इट वाज अ वेरी आई मीन इंटरनल कॉलिंग जिसको कहते हैं ना. तो कभी किसी ने कहा नहीं कि आपको साइंस पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है. None of my parents, they asked me to pursue science. So organically है तो ना कि आपका खुद मन किया, आप पढ़ते चले गए. अच्छा ये अच्छा लग रहा है अभी. I never thought I would opt for organic, but मैंने किया. जब मास्टर्स कंप्लीट हुई, I never thought that I would be pursuing PhD. बट जैसे मास्टर्स ख़त्म हुआ तो उसने इंटरेस्ट उसमें और क्रिएट हो गया, तो मैं उधर मुड़ गई. क्या आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च रहा PhD? मेरी जो लैब था दैट वाज ग्रीन केमिस्ट्री लैब लेबोरेटरी. आई डिड माय PhD अंडर प्रोफेसर मज़ाहिर किदवाई, M किदवाई. ही इज़ अ पायनियर नेम इन दिस फील्ड. एंड उनके साथ कनेक्ट होने के बाद मैंने केमिस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करते हैं वो सब उस लैब में रहते हुए मैंने सीखा.
तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इसका डिटेल। अभी बहुत सारा रीसेंट आर्टिकल्स आने लगे, कैसे वो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री से डिफरेंट है ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर उसका ही एक पार्ट है? ग्रीन केमिस्ट्री को एक तो पहली चीज़ मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ग्रीन केमिस्ट्री का ना लोग बहुत एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंसेस से रिलेट करते हैं, और इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ कि जब आप एनवायरनमेंट को समझते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, हाउ द components present are affecting the environment, इकोलॉजी कैसे सस्टेन कर पा रही है, और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उस इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं। दैट इज़ व्हाट यू स्टडी इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंसेस। बट जब हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम फोकस करते हैं कि ऐसे मेथड्स जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिससे हम दवाइयाँ बना रहे हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, उनको हम किस तरीके से मॉडिफाई करें कि हम जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो ग्रीन केमिस्ट्री, देखिए, ह्यूमंस आर वेरी सेंसिटिव, और हम ही एक ऐसे स्पीसीज़ में जिसको मानती हूँ जिसके अंदर कॉन्शियसनेस बाकियों से ज़्यादा होती है, बाकी स्पीसीज़ से। तो जब हम एनवायरनमेंट से अपने आप को जुड़ा हुआ, हमारे ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे इंडिया में या वैसे भी हम एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री टर्म डिवाइस होने से पहले ही वी रियलाइज दैट देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी है। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी सर्वाइवल इज़ इन डेंजर। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में, तो हम लोगों ने एनवायरनमेंट को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। देयर वाज लॉट ऑफ एफ्लुएंट वी आर थ्रोइंग इनटू द रिवर, एनवायरनमेंट में जा रहा था। तो हम लोग कॉन्शियस तो हो गए थे कि वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, बट कोई ऐसी ब्रांच डेवलप नहीं हुई थी। देयर इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जैसे हुआ था हमारा ओहायो रिवर है यूएस में। दैट रिवर, बिकॉज ऑफ द एफ्लुएंट ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री, दैट कॉट फायर, मतलब आग लग गई थी नदी में। आप इमेजिन कीजिए क्या सीन या सिनेरियो रहा होगा। तो हमारी जितनी भी एजेंसीज थी, गवर्नमेंट एजेंसीज, दे रियलाइज़ कि हमें कुछ ऐसे एक्ट लाने की ज़रूरत है। तो सबसे प्रिएम्प्टिवली जो है यूएस ने क्लीन रिवर एक्ट या क्लीन एयर एक्ट लेके आए वो। बट तब तक एजेंसीज का जो कॉन्सेप्ट था वो कि हम जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए या पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट्स को हमें कैसे ख़त्म करना है, उसको कैसे रिमूव करें, तब तक टारगेट वो था। बट ग्रीन केमिस्ट्री जब आया, दैट वाज प्रपोज्ड इन 1999 आई गेस, बाय प्रोफेसर पॉल एनेस्तास एंड जीसी वार्नर। दे प्रपोज्ड अ बुक, और वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए। उनको हम फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो जब वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो कहते हैं कि हमारा फोकस बजाय कि पोल्यूशन को बाद में ट्रीट करने के, ये होना चाहिए कि हम उसको क्रिएट ही कम करें, या उसको हम एट द रूट लेवल हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हैं, तो वी शुड कैरी आउट दोज प्रोसेसेस इन अ मैनर वेयर देयर इज़ लेस ऑफ द पोल्यूशन। तो आपका फोकस अब क्या हो गया, शिफ्ट क्या हो गया, बजाय कि वो जो विच वी हैव क्रिएटेड इनिशियली उसको टारगेट करने के बजाय अब हमारा फोकस हो गया है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो ही ऐसा करें कि या तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, या फिर हम उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज कर सकें। तो अभी तो काफ़ी, मतलब इस पे जैसे कि आपने बोला ओहायो रिवर में जो आग लगी थी, तो हमारे दिल्ली में भी यमुना के ऊपर जो फोम है, पहले तो वो है क्या? दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन एफ्लुएंट विच वी आर सिंपली पुशिंग इनटू द रिवर। उसको कोई चेक और इस तरीके से हम उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, और उसको ट्रीट भी नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड दैट इज़ वेरी, मतलब उसको देख के ही बहुत डर लगता है। राइट। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम मतलब इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को जो जैसे अभी बायो, हम लोग एग्रीकल्चर में है तो बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। कैसे हम उनके रिप्लेसमेंट लेके आ पाए। और इन्वायरमेंट को जब हम केमिस्ट्री से, जैसे हम अगर केमिकल सुनते भी हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में सुना, ये आजकल एक कैंपेन चलता है कि केमिकल यूज़ ऑफ केमिकल्स जो है, जो हमारे लिए
अच्छा नहीं है, लेकिन सभी कुछ तो केमिकल ही है। एग्जैक्टली ये एक ये थोड़ी सी परसेप्शन केमिस्ट्री या केमिकल्स को लेके ये भी जनरेट होती है दैट केमिस्ट्री इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। बट ये इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि केमिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल बिकॉज केमिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। वी हैवंट क्रिएटेड दोज, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, नेचर एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो केमिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इकोलॉजी या सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। वी कांट सस्टेन विदाउट केमिकल्स, वी कांट सस्टेन विदाउट केमिस्ट्री। सो इफ वी हैव टू लिव विद इट, व्हाई नॉट वी अडेप्ट द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये जो निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल्स है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसको कौन सा ब्रांच डील करता है? कैसे हम इसको, इस इम्पैक्ट को समझने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट को अगर सेव करना है तो दिस इज अ कंप्लीट साइंटिफिक थिंग। एक आपका आर्टिकल जो रिसर्च पब्लिकेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर। दैट इज अ चैप्टर आई रोट इन अ बुक। अच्छा, तो उसमें क्या पैरामीटर्स आपने लिया उसको पब्लिश करने के लिए, या क्या उस टाइम पे हम लोगों ने पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा टुवर्ड्स इन्वायरमेंट जब लोगों का मूवमेंट थोड़ा कम हुआ? तो आपके क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी कि केमिस्ट्री से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या बाद में सेकंड पार्ट में मैं लेती हूँ कि कोविड-19 वाला जो चैप्टर था, हाउ वी केम टू दैट। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है जो एग्जिस्ट करती है, दैट शुड बी एंड कैन बी सॉल्व्ड थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट्स। सिर्फ केमिस्ट्री की हम बात करें नहीं हो पाएगा, सिर्फ बायो की हम बात करें नहीं हो पाएगा, सिर्फ फिजिक्स। सो साइंस इज अ ब्लेंड, नॉट जस्ट साइंस, सारी चीज़ें जो हैं दे आर ब्लेंड ऑफ दीज डिसिप्लिन्स, एंड मोर ब्लेंड दैट अप्रोचेस विल बी एबल टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। जैसे हम मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ जो आपके प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं ना, वो सिर्फ प्रोग्राम डेवलपमेंट नहीं होता, उसके अंदर जो हार्डवेयर जिसको कहते हैं वो भी है। सो वो सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ फिजिक्स नहीं, सिर्फ बायो नहीं, एंड ह्यूमैनिटीज़ भी चाहिए होती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यू नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। जब तक आप सेंसिटिव नहीं होंगे, आप कैसे उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे? तो ये एक चीज़ है कि हम इसको कॉन्शियस होके, सेंसिटिव होके और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और जहाँ तक कोविड-19 वाले चैप्टर की बात आती है, तो कोविड-19 को ना हमें समझना था, और इट वाज न्यू फॉर एवरीबडी। जो लोग मेडिसिन में थे वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो एज एन स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हु डेल्ट इन द एनवायरनमेंट, आई थॉट कि मैं इसको, हम कहने लग गए थे कि देखो कितनी साफ आसमान हो गया है, नदियाँ साफ हो गई हैं, अर्थ इज हीलिंग, वी यूज्ड टू से दैट ड्यूरिंग कोविड। और विजिबल भी था, दोज वर विजिबल चेंजेस, बट कुछ चीज़ें ना इनविजिबल भी थी। इनविजिबल इन टर्म्स ऑफ, जब हम कोविड-19 ट्रीट कर रहे थे तो डॉक्टर्स यूज टू वेयर लॉट ऑफ उनका पीपी किट, राइट, और मास्क पहनने शुरू कर दिए थे। तो उसका जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज अगेन कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। इतना बल्क में जनरेट हो रहा था, और उसको हम ट्रीट कैसे कर रहे थे, क्या स्टेप्स या मेजर्स हम ले रहे थे, उस तरफ ध्यान दे भी रहे थे कि नहीं दे रहे थे। दोज वर द एरियाज वेयर आई checked, I did some research, collected some data, and I wrote a chapter. ये तो बहुत लोगों ने सोचा ही नहीं। आप देखिए ना, नुकसान कितना कर रहे थे हम, जो विजिबल उस टाइम पे नहीं हो रहा था, बट लेटर ऑन वो, उसको आप रोक नहीं सकते थे, वो आपको कहीं ना कहीं जो है सामने आएगा, आपके आ रहा था। हाँ, वो जो कि वो लॉट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टफ stuff we were producing during that time. तो नदियाँ साफ नज़र आ रही थी, आसमान साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे थे, दैट वाज टू मच टू वर्क ऑन, और जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो अभी एज ए फैकल्टी, ऐसे आप प्रोफेसर भी है, राइट, तो अभी आपका जो फोकस होता है इन टीचिंग द स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में, तो कैसे वो इंटरेस्ट क्रिएट करना? जैसे आपने बोला आपके टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमारे स्कूल में तो हम लोगों को नींद आती थी केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे। तो ये जो
अप्रोच है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, मतलब बच्चों के लिए? पहली चीज़ तो बच्चों के साथ जितना आप फ्रेंडली रहेंगे, बच्चों के प्रॉब्लम्स और उनके लेवल पे उतर के, मतलब उनके माइंडसेट पे आके आप जब उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे. आई हैव एज अ टीचर आई हैव टू कनेक्ट ऑन देयर मेंटल लेवल रादर देन जस्ट ऑन द सब्जेक्ट. तो टीचिंग जो है ना, ये बियॉन्ड क्लासरूम भी होती है. आप जब उनसे लैब में मिल रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल्स, एक तो ना प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं कराते हैं. स्टूडेंट्स दे कम टू द लैब विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बट हम उसको एक ना कि अच्छा ये कलर आना चाहिए ऐसे करके, ये क्यों आया, इस कलर आने के पीछे क्या रीज़न है, और अगर ऐसा हम चेंज कर देंगे तो व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट. ये सब चीज़ें जब बच्चों को आप इंटरेस्टिंग तरीके से ज्वाइन उसके साथ जोड़ेंगे तो बच्चे उस सब्जेक्ट को पसंद करने लग जाते हैं. और लैब में काम करते हुए ना हमें और बहुत सी चीज़ें सीखने की और देखने की ज़रूरत है. Some of my students, they work abroad also. After their undergrad, they went to different universities in other countries. तो उन्होंने पाया और उन्होंने बताया भी आके कि मैम हमारे यहाँ जो हम लैब में काम करते हैं ना, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वे वी वर्क इन अदर लैब्स या फॉरेन की जो कंट्रीज़ हैं. दे टोल्ड मैम हम यहाँ पे वी यूज टू थ्रो एवरीथिंग इनटू द सिंक. जैसे कुछ रिजल्ट आया एंड वी हैव टू डिस्कार्ड इट, वी सिंपली पुट इट इनटू द सिंक. तो कहीं ना कहीं लैब के थ्रू भी आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं which will contaminate water and nature. In foreign universities, they have different containers kept for different variety of solution Waste. which you want to dispose of. तो अगर क्लोरीन कंटेनिंग है तो उसका अलग चैम्बर बना हुआ है और उसको फेंकने से पहले इधर यू रीयूज इट और यू ट्रीट इट. सो क्या है डिफरेंस, क्या है मेंटल अप्रोच का डिफरेंस है. इन इंडिया वी हैव नॉट रियलाइज दैट वी नीड टू वर्क ऑन सच सिस्टम ऑल्सो, बट अब्रॉड में दे आर ahead of us in that sense. So when we talk about green chemistry, तो key principles that industries need to adopt, कि उसको जैसे एक SOP क्रिएट करके कि these are जैसे कोई इंडिया में क्या ऐसा पैरामीटर्स और प्रिंसिपल्स क्रिएट हो रहा है जो कि इंडस्ट्रीज आगे चल के फॉलो करे, तो कोई की प्रिंसिपल्स जो आप बताना चाहे कि जिस पे हम लोग काम कर रहे हो या कर सकते हैं आगे चल? Okay. Basically, green chemistry have 12 basic principles, para basic principle, and around those 12 principles only, the green chemistry revolves. And जब तक ये principles laid down नहीं हुए थे, chemist aware होते हैं of these principles. But problem आ जाती है industrially उन principles को imply करने की या उनको इनकॉर्पोरेट करने की, कि इंडस्ट्रीज जो होती है ना, दे फोकस मेनली ऑन द इकोनॉमी कि हम कितना प्रॉफिटेबल उसको रख पाएंगे. तो मान लीजिए अगर किसी भी प्रोसीजर को कैरी आउट करने के 2 तरीके हैं और एक उसमें से कम हार्मफुल रिएजेंट के साथ हो पा रहा है, तो दे विल कंपेयर द प्राइसेस ऑफ दोज रिएजेंट्स कि कौन सा कॉस्टली है और कौन सा कम है. तो इसमें पॉलिसी वाइज कुछ काम होना चाहिए कि हम कोई ऐसी पॉलिसी जनरेट कर पाएँ कि वो इस लेवल से ज़्यादा जो है उसको हार्म नहीं करेंगे. जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, वन ऑफ द मेजर एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड केमिस्ट्री. जब भोपाल गैस ट्रेजेडी की भी बात करते हैं तो हम उस इंसिडेंट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि दे वर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, बट दे वर नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट. क्यों? क्योंकि वहाँ से आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे अगर आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करें. प्रोटोकॉल्स भी थी, वो सारा मेजर्स भी था उसको कंटेन करने का, बट दे हैव शट डाउन वो सारे चीज़ों को बिकॉज इट वाज टेकिंग. प्रिंसिपल जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को इंकॉर्पोरेट करना, तो वो माइंडसेट बनने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनने की ज़रूरत है कि हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ इंडस्ट्री में. अब जैसे हम देखिए प्लास्टिक ही कितना यूज़ करते हैं, किसको नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसको नहीं पता कि प्लास्टिक से हम कितना नुकसान कर रहे हैं. और पॉलिसीज़ भी बने हुए हैं. वन टाइम प्लास्टिक बैन हो गया है, बट
if we go outside we can see everybody using it. ये माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि हाउ इट इज चेंजिंग द इंटरनल इकोसिस्टम ऑफ आवर बॉडी की हमारे ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक बिल्कुल ठीक का ये मिल रहा है। तो इस पे मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है? माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होता है? अगर हम माइक्रोप्लास्टिक इज प्लास्टिक लीच इनटू योर फूड। आपके खाने में चला जाता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे चला जाता है जो आपको पता ही नहीं होता। आप देखेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा और मैं रोकती भी हूँ। आपने देखा वो चाय लोग थैली में डाल के लेके चले जाते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। उनके लिए बड़ा इजी टू कैरी होता है एंड दे डोंट रियलाइज कि एक छोटी सी चीज़ जो आप इजी टू कैरी फील कर रहे हैं इज़ हार्मिंग योर हेल्थ। और पीछे एक और वो आया था, हम जो कप्स यूज़ करते थे थर्मोकोल वाले, वो भी अब लोग अवेयर हो गए हैं, तो जिनको समझ आ गई है उन्होंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। कुछ नहीं है, वो केमिकल लीच हो जाता है बिकॉज द कॉफ़ी और टी इज़ वार्म और वो उसमें लीच होके आ गया एंड यू आर कंज्यूमिंग इट अलॉन्ग विद इट। माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में चला जाता है। माइक्रोवेव जब हम करते हैं तो उसमें भी किस टाइप का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हर एक प्लास्टिक भी आप जब माइक्रोवेव करते हैं वो आपके खाने में आ जाता है। तो अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा जो है हम उस प्लास्टिक को स्पेशली एडिबल चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी लाइक जैसे एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस का जब हम बात करते हैं तो अभी हम लोग कौन कौन फोकस ऑफ एडवांटेज, जैसे अभी क्या कुछ केमिस्ट्री के एडवांटेजेस जो आप शेयर करना चाहें और डिसएडवांटेज? इसको छोटे से एग्जांपल से मैं आंसर करूँगी। आप मुझे बताइए, हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, हाँ, लेकिन उससे हमारी सेहत को नुकसान भी है। सो हाउ डू यू वेट, शुड वी कंज्यूम इट और शुड वी नॉट? जब हम वो दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन इट डिपेंड्स। तो साइंस जो है ना, इट इज़ अ टूल। ह्यूमन कॉन्शियसनेस उस टूल को कैसे यूज़ कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हमारी कॉन्शियसनेस एंटीबायोटिक्स वी कांट सस्टेन, कभी कभार तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाते हैं, आप उस सिचुएशन में होते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बट हमने उसको क्या बना लिया है कि जब मन किया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या नहीं किया, हमने उसको लेना शुरू कर दिया और हमारे अंदर फिर उसको रेजिस्टिविटी डेवलप हो गई। तो इसी तरीके से है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना आप सस्टेन ही नहीं कर सकते, साइंस या केमिस्ट्री या कुछ भी। लेकिन आप उसके साथ इंटरेक्शन आपकी क्या है, आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, सोल्यूशन लाइज देयर। नमक छोटी चीज़ है, हमें कितना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। चीनी, तो चीज़ें हैं, बट आप उसकी एक्सेस वाटर विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, लेकिन आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कब, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के नेगेटिव हैं, उसको हम कैसे डील करें। वी कांट, द सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट केमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। वो तो उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सोसाइटी या नेचर, एनवायरमेंट, अर्थ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स मतलब केमिस्ट्री। तो इसको तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, अगर वो केमिकल्स को हम पढ़ रहे हैं तो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज। तो केमिस्ट्री की ये जो ज़रूरत रहेगी सोसाइटी को, लेकिन उसके साथ जो नेगेटिव है ना, बस उनको मिनिमाइज, और उसको मिनिमाइज करना मतलब इफ़ देयर इज सम अप्रोच वी शुड अडेप्ट इट। अगर हम कह रहे हैं वन टाइम प्लास्टिक बंद हो जाना चाहिए, बैन कर गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, तो अब हमें उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि लोग उसकी तरफ सेंसिटिव रहें, उसको यूज़ ना करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हम नॉर्मल ग्रोसरी खरीदने भी जाते हैं, किसी सब्जी वाले के पास आप जाएंगे, इफ़ हिल गिव यू 5 वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल्स, वो हर एक के लिए एक पॉलिथीन में डाल के देगा। और मैं काफ़ी बार मना करती हूँ कि आप ये देना बंद कीजिए, कि मैडम क्या करें, सब लोग मांगते हैं। तो मैंने कहा फिर 5-5, 10-10 क्यों देते हैं आप एक ही जने को? उसको एक बड़ा थैला, अगर आप मान लीजिए somebody insist, तो भी उसको आप 5 या 10 की बजाय एक ही थैले में डाल के दे दो कि नहीं मैडम सब बोलते हैं। तो एक मैं छोटा सा एफर्ट करती हूँ कि उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करूँ कि ठीक है मैडम आपका नहीं डालते, बट मैंने कहा आप भी बोलिए, जो बोले उसी को दीजिए। तो ये उस नेगेटिव को हमारे को ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट इफ वी विल नॉट वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू कॉस्ट अस।
ये कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आना लोगों चाहिए, के क्योंकि अंदर आने चाहिए। पॉलिसीज आ चुका है, रूल आ चुका है, लॉ आ चुका है, और एक वही कि फिजिबिलिटी, प्रॉफिट, नीड फॉर प्रॉफिट, जो कि पूरा सोसाइटी का ओरिएंटेशन हो गया, उसके साथ इसका इंटरमिंगलिंग कैसे। शुगर का बात किया हमने, इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी थे, तो मैंने उनसे बोला भी था कि पूरा सोसाइटी शुगर से ऐसे डरा हुआ है, हर कोई, एवरीवन लेकिन इज फ्रूट्स फियर। में भी शुगर है, हाँ, आप कहाँ अवॉइड करेंगे उसे, और आपको कंज्यूम करना कर रहा हूँ। चाहिए, वो उसके अपने बेनिफिट हैं हाँ, और लोग जो है ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पे ही है एक्चुअली। कि शुगर खा लिया तो जैसे मतलब शुगर हो गया। इविल बना दिया है उसको, हाँ। जैसे मैं कहती हूँ ना, केमिस्ट्री की परसेप्शन है हम्म, इसको इविल की, उससे केमिकल्स मतलब नुकसान नहीं, केमिकल्स के बगैर तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। हम्म, बट आप जब उसके एग्जिस्टेंस में केमिकल्स आ गए हैं, तो हमारे ह्यूमंस की इंटरफेरेंस है, तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें मिनिमाइज करने की जरूरत है। हाँ, जो डायबिटीज का जो एक्चुअली ये डेटा आने लगा है स्टैटिस्टिक्स की, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उससे शुगर का एक इंटरडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो चुके हैं। लेकिन पहले के लोग जब शुगर कंट्रोल्ड अमाउंट में लेते थे तो सही रहते थे। अभी क्या है कि एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी या उनका वो जो लेवल था, दैट वाज वे मोर देन व्हाट वी डू टुडे। आज की डेट में तो हम वहाँ घर से निकले, कार में बैठे, कार से निकले, अपनी वर्क प्लेस पे गए, डेस्क पे बैठे, आ गए। हम्म, पहले के लोग कितने कितने किलोमीटर चलते थे, हम्म, तो वहाँ उन सब चीज़ों का जो है अफेक्ट रहता था। और ये भी है कि एक विजिट किया था मैंने फैक्ट्री, तो पॉलिसीज तो है कि हजार्डस वेस्ट का क्लासिफिकेशन है, राइट, हाँ, कौन सा रेडियो एक्टिव वेस्ट है, राइट। लेकिन एक वहां पे पता चला कि उनको वो रेडियो एक्टिव डंप करने के लिए 1000 किलोमीटर ट्रैवल कराना पड़ता है, अच्छा। जो कि वो इतना ज्यादा कॉस्ट है उनके लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर वो थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो उनको वो मार्जिन नहीं मिल रहा, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही अब लॉस में हो जा रही है। तो उनका एक सजेशन यही था कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करे गवर्नमेंट, कि ये जो डंप है इसके लिए भी एक्सेसिबल पॉइंट्स बनाए, तभी उन एरिया विजिबिलिटी कन्वीनियंट करनी चाहिए फॉर एवरीबडी, सो दैट वो जो पॉलिसीज आप बना रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। बिकॉज पहली चीज़ तो कॉन्शियसनेस नहीं है, एक लेवल वो है। दूसरा लेवल कॉन्शियसनेस आ गई, पॉलिसीज बन गई, बट इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए मैं इम्प्लीमेंट भी करना चाहती हूँ, आपने पॉलिसी बना दी, बट उसको मैं कन्वीनियंटली फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आपने बताया, वो चाहते हैं, दे वांट, पॉलिसी बनी हुई है, बट वो कहीं ना कहीं इतना दूर है कि वो उसको प्रैक्टिकली कर नहीं पा रहे। तो वही इंटरप्ले है, मतलब सभी चीज एक दूसरे से मुझे लगता है कनेक्टेड है। राइट। अल्टीमेटली उस कनेक्शन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम बहुत बड़ा ये इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब बहुत मुश्किल है। अब चूंकि क्या होता है, इससे ही पता चला कि ये जितना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स है ये सब बड़े शहरों के अराउंड है, इंडस्ट्रीज। तो क्या हो रहा है कि जो दूर भी करना चाहे वो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके लिए फिजिबल नहीं रह गया। तो उसी जोन के अराउंड और केमिकल इंडस्ट्रीज सभी क्रिएट हो रही है, बिकॉज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे हो रहा है, और जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे हो रहा है तो वहाँ की रिवर्स उसी लेवल से पोल्यूशंस कैरी कर रही है। कानपुर का एक अभी हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे थे कि जो वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, सारा जो रिवर में जा रहा है उससे उसका पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी उसके ज़्यादा बहुत ख़राब होते जा रही है। तो ये इंडस्ट्री सेंटर्स को भी डिसेंट्रलाइज करना मतलब बहुत लंबा प्ले है। इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन सिर्फ मतलब एक दो चीज़ों से नहीं, एक इंटर एस्पेक्ट है। अभी हमारा जो कंट्री का या दिल्ली का स्पेशली बात करें तो जो जिस AQI में हम रह रहे हैं, इससे हम लोगों को कितना हार्म हो रहा है लॉन्गर टर्म में, या हम अडेप्ट करते जा रहे हैं, उसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। जो हम इस एनवायरनमेंट, जब दिल्ली की जब हवा उतनी पॉल्यूटेड हो जाती है, तो इसका हम, आप डॉक्टर्स के स्टेटमेंट देखेंगे, इतने सिगरेट हम पी रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा है। एक और मैंने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट का शायद ऐसे पॉडकास्ट ही सुना था, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो जब आप किसी की सर्जरी करते हैं तो जब आप खोलते हैं तो आपके आज की डेट में ना हार्ट, लंग्स, वो सब काले धुआं उनके अंदर जमा हुआ है। और किसी यंग बच्चे का करते हैं, पहले करते थे तो उस तरीके का नहीं, पिंक कलर का होता था।
लेकिन आज की डेट में उसमें भी ब्लैक स्मोक और उनके ट्रेसेस हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है, जो जिस हवा में हम रह रहे हैं, उसका तो बहुत ही सीवियर है। और इसमें मैंने एक न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ा था अभी कुछ ही दिन पहले। जब जब देखिए हवा का AQI बढ़ता है, उसके ऊपर बातें ज़्यादा होने लग जाती हैं, और जैसे ही नॉर्मल हम वापस, तो फिर हम रुक जाते हैं, फिर उसके ऊपर बंद होनी। जब फिर अगले साल फिर AQI बढ़ेगा, फिर हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। इस पे तो कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, और बहुत बड़े स्केल पे होना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल में कह रही थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिसमें था कि हमें आर्टिफिशियल रेन का भी हम सहारा ले सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल, जैसे चाइना का था, इंटरनेशनल गेम वगैरह जब इन्होंने अरेंज किए थे तो आर्टिफिशियल रेन की थी, बट उसके भी फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जब मैं डिटेल में गई, तो आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है, एंड देयर वाज अ प्रपोजल बाय एन IIT प्रोफेसर। उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज को लिखा कि ये किया जाना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो पहला हर्डल तो यही रह गया कि आप किसी एक्सपर्ट ने आपको एक सलाह दी, सुझाव दिया, और वो एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी जिनको इम्प्लीमेंट करना था, वहाँ जाके ठंडे बस्ते में। तो पहला चैलेंज तो यही रहा, बट फिर मैंने देखा कि कैसे की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो इसके सिर्फ फ़ायदे नहीं हैं। अब मैं कह रही हूँ ना, जैसे वही आपको वे करना होता है, हाउ मच इज़ दी एडवांटेज, कॉज एंड इफेक्ट को रीड करना। हाँ, तो उसको आप आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको कुछ केमिकल्स आपको स्प्रेड करने पड़ेंगे वहाँ पे। सीडिंग कॉन्सेप्ट है वो। तो NaCl था, सिल्वर क्लोराइड था, तो सिल्वर आपने उस टेम्पररी तो बारिश कर दी, लेकिन उसके साथ जो केमिकल्स आए, वो सिल्वर जब जहाँ जहाँ जाएगा, अब उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये चैलेंज तो आज की डेट में सभी के सामने हैं। ये जो हमारी साइंस फेटर्निटी है, उनके सामने भी चैलेंज है कि इसको कैसे मिनिमम उसके साथ हम इसको एड्रेस कर सकें। गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कि क्या स्टेप्स या मेजर्स हम लें जिससे, और हमारे सामने तो हैं ही हैं। मान लीजिए हम ट्रैवल करते हैं, 5 लोग हैं, 5 अलग अलग कार से जा रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसको हम कितना मिनिमाइज, तो तब कलेक्टिवली काम करेंगे, कॉन्शियसली काम करेंगे, देन आई एम नॉट सेइंग विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ डैमेज, बट हम उसको कंट्रोल कर पाएँ शायद। अभी जैसे वॉर्स भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे ग्लोब पे वॉर्स चल रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो इसका भी तो इम्पैक्ट, मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्योंकि वो तो और ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स जो यूज़ हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग वो एक धीरे धीरे ग्लोब को ही गैस चेम्बर्स में क्रिएट करते जा रहे हैं। सो ट्रू। देखिए, आज की डेट का जो हम टाइम बात कर रहे हैं, उसमें ग्लोबलाइजेशन है। सपोज वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, लेकिन हम ये माने कि हमारे यहाँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन इज वॉज व्हाट यू विल बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग हैपनिंग इन द अदर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका हमारे पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आएगा, उसका हमारे ऊपर, और जो ट्रेड वगैरह है उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट और उन रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और वॉर क्या होता है, एक जब पीछे भी पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी देखें, तो एक कंट्री, 2 कंट्री हुई, फिर वो 4 कंट्री उनको सपोर्ट कर रही हैं, इधर 2 कंट्री उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो दैट बिकम्स अलार्मिंग। और ग्लोबलाइजेशन भी मुझे लगता है या तो पूरा होना चाहिए, या पॉकेट्स में हम अलग अलग कंट्री हो गए। हाँ, हमें जहाँ कन्वीनियंट लगता है वहाँ हम उस तरीके से बात करते हैं। अभी जैसे इंडिया फ्लड, जो बिहार स्पेशली अगर फ्लड्स देखें, तो नेपाल का वाटर रिजर्वर जब भी पानी लेवल ऊपर होता है, तो जब सभी कंट्रीज ने अपना अपना कुछ स्टोरेज क्रिएट किया है और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलने लगेगा, और इन्वायरमेंट, हवा को तो कोई बाउंड्री नहीं रोक रही है। अभी उसमें अभी आप देखेंगे, पाकिस्तान ने पंजाब को ब्लेम किया है कि इन्होंने अपना कुछ ये जलाया है, तो हमारा पूरा सिटी पॉल्यूट हो रहा है। तो चूंकि जब बाउंड्रीज ही क्रिएट करके हम लोग ह्यूमंस आपस में, तो ह्यूमंस ने अपने माइंड में क्रिएट की हैं, एक्चुअल में तो बाउंड्रीज हैं नहीं। और उसके इफेक्ट से ये पूरा का पूरा इफेक्ट जो है, अभी उसके लिए प्रोटोकॉल है। अभी अगर आप यूएस का इलेक्शंस देखेंगे, तो यूएस ने पेरिस ट्रीटी से वापस ले लिया, जितने देखिए ये लीडिंग कंट्रीज का ये हाल है। तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल यू विल सेट इन फ्रंट ऑफ अदर्स।
तो अब क्या हो रहा है, पूरा कैपिटलिस्ट उसकी तरफ जा रहा है वो। अब एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। तो और सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री भी अभी यूएस ही है। वाइल्ड फायर अभी जो हाँ कैलिफोर्निया में रहा, बिल्कुल। तो जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल और फिर वो उससे एक अनदर लेवल ऑफ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ना बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले माय चाइल्ड ही वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसको 5 मिनट का ऐसे ही वीडियो क्रिएट करना था, जिसमें कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग अर्थ, व्हाट विल अर्थ बी एबल टू सस्टेन। तो उसकी बहुत अच्छी एंडिंग थी कि अर्थ विल सस्टेन बिकॉज इट हैव लिव्ड सेवरल ईयर्स। अगर हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस देखें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो 24 घंटे में सिर्फ 4 सेकंड की है, और 4 सेकंड में हम इतना नुकसान कर गए हैं अर्थ को। तो अभी हम कह रहे हैं हम अर्थ को प्रोटेक्ट करें, अर्थ को प्रोटेक्ट करें, नहीं, हम अपनी सर्वाइवल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अर्थ विल हील इटसेल्फ। आप देखिए पीछे जब डायनासोर्स वाला सब कौन एक्सटेंट हुआ, स्पीसीज यहाँ से गई, अर्थ ने अपने आप को, आइस एज आया था, अर्थ ने खुद को हील किया। तो अगर हम अर्थ को कह रहे हैं विल सेव अर्थ, नो, वी आर वर्किंग फॉर अर्थ सेल्फ। यहाँ पे भी हमारा अपना हम फायदा देख रहे हैं। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो विल बी एक्सटिंक्ट, हम चले जाएंगे, अर्थ हमारे जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। 4 बिलियन ईयर्स में हमारा 200 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हम तो अर्थ को बचाने का कोई प्रयास, मतलब वो इनडायरेक्ट सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक रिवर्सल ऑफ द पोल्स, टेक्टोनिक मूवमेंट, सभी चीजें इनडायरेक्ट ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए ही फाइट कर रहे हैं। एंड वो लोग अभी जहां जहां ग्रीन होता जा रहा है, ग्रीनलैंड इज बिकमिंग ग्रीनर, तो उसका लड़ाई का बात अभी से ही छिड़ दिया कि हम वी विल ओन दिस पार्ट बिकॉज वी आर नाउ शिफ्टिंग, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि हमको ये तो पता चली गया है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट्स एक्चुअली डैमेजिंग द इन्वायरमेंट रादर देन। इन कमिंग ईयर्स वॉर आप कह रहे हैं, अभी तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में अगर हम अपने आप को नहीं इम्प्रूव करते हैं तो पानी की लड़ाई रहेगी, साफ हवा की लड़ाई होगी। अभी हमारे एक प्रीवियस पॉडकास्ट में एक बहुत सीरियस इशू पे हम लोग डिस्कस किए थे, दैट वाज सॉइल कंजर्वेशन। जिस लेवल पे डीएपी और अमोनिया यूज किया गया आज से 20, 30, 40 ईयर्स पहले ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, तो लेट्स सपोज जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि पहले 1 किलो पे 4 टाइम्स इफेक्ट होता था फर्टिलाइजेशन में, अब 4 टाइम्स में 1 टाइम भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये देखिए, एंड साइकोलॉजी हो गया है कि फर्टिलाइजर, बिकॉज जो टॉप सॉइल है वो बिल्कुल अब इनफर्टाइल होता जा रहा है, और जिस तरीके से ये हो रहा है अगले 20 ईयर्स में इंडिया से प्रोडक्ट इसको हार्वेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी लूज कर चुकी है। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता जा रहा है, चूंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जो ब्रिक जिससे क्रिएट होता है वो भी टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसको भी पूरे तरीके से माइन किया जा रहा है, जबकि इलीगल वो बैन भी है, गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है, लेकिन उसको उतने ही रफ्तार से यूज किया जा रहा है। इसमें आप सदगुरु का भी देखेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी हमने डिस्कस किया था कि सॉइल कंजर्वेशन पे ईशा फाउंडेशन का जो कैंपेन रहा, ना कि इंडिया बल्कि अब्रॉड, काफी रिमार्केबल रहा। और लेकिन वो लिमिटेड है, जैसे हम लोग बात करें जो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो बात इसको मासेस तक पहुंचाना। ठीक कह रहे हैं। इसको जब आप उसको इस प्लेटफॉर्म पे ले गए हैं, इस लेवल पे ले गए हैं कि लोग जो हैं उसके लिए अवेयर रहें और उस पर काम करें, तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। हम उसको जो है जितने भी लीडर्स हैं, देखा जाए तो सदगुरु इज अ रिलीजियस लीडर, तो वो इस तरीके की चीज़ों को लोगों को बताएं। अब हमें उस प्रवचन की जरूरत नहीं है कि राम जी ने ये किया था या लक्ष्मण जी या महाभारत, वो तो एक आपको साइकोलॉजिकली सिखा ही रहा है, लेकिन जब एग्जिस्टेंस का सवाल आता है तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो लोगों को उस बारे में गाइड करें। अरे कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, हम लोगों ने भी समझा, उसको समझ रहे, उसके डीपर एनालिसिस के लिए भी ज़रूरत कि किस लेवल पे, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात कर रहे हैं, अभी जितना उसका भी इफेक्ट है। जैसे हमारा अपना खुद का एनजीओ जो यमुना खादर में एक्टिव है, पिछले 10 साल से हम यमुना के बेल्ट में एजुकेशन दे रहे, बिकॉज वहाँ जो फार्मर्स है उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा था। तो वी वर द फर्स्ट जो 10 साल पहले 2015 से हमने इस ड्राइव को स्टार्ट किया और समझा भी।
तो जो एनजीटी है उन्होंने फार्मिंग को बैन किया हुआ है यमुना किनारे, अच्छा। बिकॉज जो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं दैट इज दैट अगेन गोइंग इनटू द रिवर। हाँ वो, और रिवर जो यमुना है वो इटसेल्फ इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड है। तो वो एक्चुअली इट इज नॉट समथिंग विच इज ईटिंग, दैट इज पॉइजनस। एनजीटी ने बहुत बार इसको बैन भी किया, लेकिन नो वन नोज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कोई किसी चीज पे मार्क तो है नहीं कि कौन दिल्ली ईस्ट जो है वो तो यमुना के ही बेल्ट का खाना खा रही है, मतलब वेजिटेबल्स जो है कंज्यूम कर रही है। तो गवर्नमेंट तो प्रोएक्टिव है, लीडर्स भी प्रोएक्टिव है, ऐसा नहीं है एक तरीके से, लेकिन ये मैसिव अवेयरनेस फिर इट कम्स टू एजुकेशन। राइट। तो इसमें सदगुरु को तो हमें थैंक करना चाहिए। हाँ because बिल्कुल। उनके इतने फॉलोअर्स जो अब उस बात को आप और मैं जाके बोलेंगे ना कि नास्तिक लोग हैं, इनको क्या पता, ये चार ज्ञान की बातें करते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के लोग जो इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जब वो सामने आ रहे हैं तो हमने तो यहाँ पे बिल्कुल सदगुरु जी को अपने तरफ से थैंक्स किया है कि ये सोचना, हाँ इतना पहले सोचना, उसका कैंपेन क्रिएट करना और ग्लोबली अवेयरनेस इसको स्प्रेड करना। क्योंकि शायद उसके अवेयरनेस में, जैसे अभी जब ये अवेयरनेस स्टार्ट हुआ है तो गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है उन ऑर्गेनिक फार्मर्स को अभी से, बिकॉज ऑर्गेनिक होने में भी 10 ईयर्स एक सॉयल को प्रिपेयर करने में 10 ईयर्स, C1 C2 C3 उसमें कुछ नहीं आप डालेंगे 3 साल हाँ, तक और आपका यील्ड नहीं होगा उतना। राइट। तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए आ रही है, बिकॉज छोटे छोटे कन्वर्सेशन से इम्पैक्ट होता है। और दूसरा है कि अभी और पढ़े लिखे लोग भी फार्मिंग में आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ स्टेट, वो तो दैट इज 100% ऑर्गेनिक, दैट हैज गॉन बिकम 100% ऑर्गेनिक एंड दैट हैज एक विलेज है वहाँ का जो बहुत ज्यादा क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया में। क्लीनेस्ट तो है ये, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनिक हो गए हैं फिर। लेकिन ऑर्गेनिक के भी अपने भी हैं कि उनकी यील्ड कम हो गई हैं, अब वो सिर्फ सेल्फ सस्टेनेंस पे हैं कि खुद के लिए तो वो उगा के खा सकते हैं, बट अगर डिलीवर करने की बात आती है तो वहाँ पे कोर तो मुझे लगता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का ही है। ह्यूमंस हो, प्लांट हो, अगर सेल्फ सस्टेनेबल है दैट इज द ओनली सस्टेनेबल वे। अगर इकोनॉमी का भी बात करें, गवर्नमेंट भी वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इसीलिए करने में है कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करें ताकि बड़ा इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। नॉर्थ ईस्ट में वैसे बहुत अभी भी यहाँ का ट्रेडिशन नहीं पहुंचा है एग्रीकल्चर, मैसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना, और इसको सीड भी, फिर सीड ऑर्गेनिक, उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये जो इंटरलिंकेजेस है जैसा आपने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह तो लाई नहीं कर रहा है। इवन हर चीज, एजुकेशन भी, जब हम लोग एजुकेशन में काम किए, खुद भी पढ़ा और समझा, तो यही है कि कुछ एक एजुकेशन तो कोई एक विंग तो है नहीं, हर चीज कंबाइंड है तभी वो चीज। अगर हम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि ये मान लीजिए मैडम क्यूरी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से हम प्रेजेंट डे नैरेटिव सेट करते हैं। तो ये हम लोगों के ऑडियंस को भी इस चीज को समझना चाहिए और अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए कि अभी प्लास्टिक, जो यूजेज ऑफ प्लास्टिक है वो क्लियर हो चुका है कि दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन मैनकाइंड। एक्वेटिक इस पे पॉल्यूशन पे भी मतलब एक्वेटिक लाइफ भी तो इम्पैक्ट हो रही है, ओशियंस भी शायद बहुत पॉल्यूट होता बहुत ज़्यादा। फिर वही आइसोलेशन में कोई भी एक चीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं तो इवेंचुअली थ्रू रिवर्स दिस विल गो इनटू द ओशन, और एक्वेटिक लाइफ नेचुरली उससे बची नहीं रह सकती, वो भी अफेक्ट हो रही है। आप प्लास्टिक भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने जो है हमारे सी में प्लास्टिक भर दिया है, तो डिस्पोज ऑफ करने की उसकी अब कोई जगह नहीं है। हमें उसको कंट्रोल ही करना होगा कि हम उसे अब यूज़ करना बंद कर दें, और अगर जाएं भी तो हम लोग वो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात करते हैं, उस तरीके के प्लास्टिक जो कि आज की डेट में आ रहे हैं, काम हो रहा है। कॉर्न स्टार्च से भी आप हैरान होंगे जान के कि हम लोग ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। लेकिन अब वही जब काम हो रहा है, अब उसकी स्केलेबिलिटी, आप उसको स्केल पे जितना प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों पे और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है हमें।
हाँ, और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप केमिस्ट्री के अभी प्रोफेसर है, आप आंसर दे। ये जो CFC से ओजोन लेयर डिप्लीशन है, राइट। तो ये इसका क्या इफेक्ट है? हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा कि CFC गैस हमारा एयर कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिससे ओजोन लेयर में होल हो रहा है और उससे हमको स्किन कैंसर होता है। बिल्कुल ठीक। CFC आज की डेट में तो बैन हो गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटर जो R12 गैस, R11 गैस आती हैं, उनसे रिप्लेस कर दिया गया है। और हम मेरा ये मानना है कि टाइमली उस चीज़ को समझ गए, और क्योंकि आप पाएंगे कि ओजोन लेयर जो है, अब जहाँ पे वो होल क्रिएट हो गया था, वो अब रिलेटिवली हील कर गया है पहले से। तो अच्छा, हाँ, उससे जो हमने नुकसान किया वो हमने रियलाइज़ किया, और उसको फिर बैन किया गया, आना बंद उसको कर दिया गया, गैसेस को रिप्लेस कर दिया गया, और उसको हम जो है एड्रेस कर पाए उस प्रॉब्लम को। नीड इन टाइम आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आने वाले टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स अभी पर? मैं आ रही थी यहाँ, तो भी आते हुए ही मैं FM पे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज़ नॉट दी 100% सोल्यूशन और रिप्लेसमेंट। हम ये माने कि हम अगर जो पुराने ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाएंगे, तो क्या हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे हम उसको कम्प्लीटली एड्रेस करेंगे? उसमें भी अभी देर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हम रियलाइज़ करेंगे। जैसे बैटरी हम कहते हैं, लिथियम बैटरीज जो हैं, वो भी इवेंचुअली फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो जो बैटरी अब हम इतनी जनरेट करेंगे, वेस्ट हो जाएंगी, उसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? हाँ, उसका क्या जो देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज ट्रांजिशन, बट देन दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ। ये ज़रूर है कि द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, हमें इलेक्ट्रिक पे करना ही करना पड़ेगा, बट उसके साथ भी वही, जबकि पॉजिटिव आया तो नेगेटिव साथ में आया, तो नेगेटिव को कैसे मिनिमाइज किया जाए? वी नीड टू लुक एट दैट। और एक अभी सुना भी था, US प्रेसिडेंट बोले थे कि वी आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक टैंक्स अच्छा। that will bomb the country in an eco-friendly manner that we are going to bomb. So हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो कि हम सबको अब पूछना ही चाहिए कि अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उसका सेकंड पार्ट में, जैसे इतना ज़्यादा लिथियम बैटरीज जो है हर फोन में, अब तो रिप्लेसेबल भी नहीं रह गया। नाउ इट इज़ कमिंग कि वो उसके साथ ही है। तो इतना सारा बैटरीज का क्या होगा, कहाँ डंप करेंगे, या इसको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ हैं थोड़ा रिसाइकल हो जाएंगे, बट देयर आर नंबर ऑफ साइकिल्स, यू कांट रिसाइकिल देम फॉर एवर। वेस्ट मैनेजमेंट भी एज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वेस्ट मैनेजमेंट अगेन, ये सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट भी सोसाइटी का ही पार्ट है। अब हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, उस कूड़े को हम बहुत बोलते हैं कि सेग्रीगेट कीजिए, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट अलग कीजिए, ताकि ड्राई वाले को रिसाइकिल किया जा सके। तो वेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी के साथ ही आ जाता है। केमिस्ट्री की अगर ना बात करें तो बहुत लेमन टर्म्स में भी जाएं, बहुत बेसिक लेवल पे, तो वेस्ट हर जगह क्रिएट हो रहा है, उसको मैनेज करना, और वो अगेन अवेयरनेस पे आ जाता है। सब अपने कॉन्शियसनेस के साथ बहुत प्राइमरी लेवल पे उसके लिए एफर्ट्स करें। अलग अलग हम डस्टबिन रख देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर कि किसका कौन सा कलर किसके साथ रिलेट कर अभी रहा भी है। किसी को नहीं है। हाँ, तो फाइन भी है नोएडा में, लेकिन अभी भी किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कौन सा कलर किस चीज के लिए। हम बहुत छोटे स्टेप्स के साथ ना बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उसका एनवायरनमेंट पे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस उसको अब उन लोगों में कैसे उसको ये इम्बाइब किया जाए कि हमें ये करना ही करना है, या फिर लोग पता होते हुए भी नहीं कर रहे। बिकॉज द मोमेंट पीपल गो आउट अब्रॉड, अदर कंट्रीज, इफ वी विजिट वी गो, वहाँ हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो हमें ना बहुत से लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इंडिया में। पहला तो लोग अवेयर हों, लोगों को पता हो कि किस तरीके से उसको वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना है, क्या कैटेगरी है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। फिर दूसरा, हमें इस लेवल, इस मेंटालिटी पे भी काम करना है कि हम पता होते हुए भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये भी है। जब आप यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं तो आप कूड़ा आप देखेंगे कहीं सड़क पे नहीं फेंकते हैं, आपको पता है फाइन है, या यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी।
इस साइकोलॉजी का तो पता नहीं क्या ही आंसर है। राइट। हाँ, ये तो इंडिविजुअल के इंटरनल कोर से ही है। यहाँ तो हर हिल स्टेशन, टूरिस्ट स्टेशन तो प्लास्टिक आप से ही देखिए माउंटेन्स का हमने क्या हाल कर दिया है। हम्म, लद्दाख तक जैसी जगह में जाके हम वहाँ बॉटल्स और वो सब फेंक रहे हैं, कितना प्लास्टिक इकट्ठा कर दिया है। और उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आपने दिल्ली के आसपास ये कूड़े वाला पहाड़ देखा है? अरे इसको कौन नहीं, मतलब चाह के भी नहीं उसको अवॉइड कर सकता, वो दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, वो तो पहले शुरू में लगता कोई हिल स्टेशन ही है जब तक आप उसके आसपास नहीं जाए। हम लोगों को बहुत काम करने का ऐसा लगता है कभी कभी की ज़रूरत है। और छोटे एक एक मीम अभी आ रहा था कहीं पे, अभी कितना सही है कि हमने सब इकट्ठा किया, दिया वेस्ट को अलग, ड्राई को अलग, और वहाँ वो कूड़े के पहाड़ में सब मिक्स कर दिया एक साथ। तो बोला, और इतने दिन से धोखा हो रहा था हमारे साथ कि हर दिन अलग अलग इसको जमा कर वहाँ सेम कर देते। तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी मतलब आप लोगों के जैसे एक्सपर्ट लोगों को ही अवेयरनेस कैंपेन में मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्यों इतना, एज अ टीचर आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन क्यों है इतना मुश्किल इंडिया में लोगों को इतना बेसिक बेसिक चीज़ समझाना? अब जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा स्वच्छ भारत अभियान का, काफ़ी रिमार्केबल रहा। हर गली में वो पूरे इंडिया में वो मैसेज के साथ घूम रहा है। एक कहीं ना कहीं एक हाइजीन कॉन्शियसनेस आया। कुछ कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म्स ये सब थोड़ा थोड़ा अभी क्लीन दिखने लगे, लेकिन क्यों इतना रिजिडिटी है? या कैसा इस पे हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं इसको? देखिए मुझे लगता है ना अर्बनाइजेशन के साथ साथ हम लोगों की वैल्यूज़ कम हो गई, जो मेरा मानना है। नहीं तो ट्रेडिशनली आप देखें जब पुराने या ट्राइब्स वगैरह भी आप देखें, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर ऑलरेडी। वो उसके बारे में वो अपने जो उनके जानवर पशु वगैरह जिनके साथ हम्म रहते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं। वो जिन जंगल में रहते हैं उस हम्म का ध्यान रखते हैं। तो जब अर्बनाइजेशन आया तो हमारी ना सोसाइटी कहीं ना कहीं मॉरली डिग्रेड हो गई। अब हमने सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मैं, मेरा घर, वो साफ रहे, उसके बाद बाहर कुछ नहीं। तो जब हम वो चीज़ें लोगों में पैदा कर पाएँ, मे बी थ्रू स्कूलिंग, बहुत बेसिक लेवल से ही सबका एफर्ट रहेगा, नॉट जस्ट स्कूल्स, घर का भी रहेगा। बच्चा स्कूल में सीखता है, घर में भी सीखता है, घर ही पहला स्कूल है। अगर वो स्कूल में पढ़ के आया और घर में देख रहा है, स्कूल में तो पढ़ा कि कूड़े को आप ये करेंगे, यहाँ नहीं फेंकेंगे, पता चला घर से निकले और मम्मी ने ही कूड़ा वहाँ फेंक दिया, अरे कुछ नहीं होता, ये टेंडेंसी है। तो ये हम लोगों को घर, स्कूल, बहुत बेसिक लेवल से ही, बचपन से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी हमें उन्हें। कल्चरल जो है, कल्चरली ये काफ़ी एग्रीबल पॉइंट है कि हाँ, ये जो अर्बनाइजेशन रहा और ये वेस्ट इन्फ्लुएंस रहा, राइट, तो हमने बस बिल्कुल ठीक। वैसा देखा कि हाँ वेस्ट ऐसे रहता है, लेकिन और चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाए। और पॉल्यूशन में भी अगर ग्लोबल नॉर्थ का बात करें सो दे इमिट मोर देन 60-70% ऑफ द पॉल्यूशन हमारे कंपैरिजन में। तो उनका और ज़्यादा इंडेक्स रहा, वो तो हम लोगों को यहाँ दिखता है। तो ये कल्चरल सॉल्यूशन इसका एक निकल सकता है हमारे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो ट्राइब्स है वो तो बहुत क्लीन रहते हैं। या आप नॉर्थ ईस्ट का जैसे हमने बात वो किया, ना देखिए वो को एग्जिस्ट करते हैं, उनके पौधे, फॉरेस्ट, उनके पशु हम्म और वो खुद, वो सबको वो मानते हैं कि हम इनका ध्यान रखेंगे तब हम सरवाइव करेंगे। बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे ही अगर आप देखें उन्होंने, तो कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और हम मान रहे हैं हम बहुत पढ़ गए हैं और कितना कुछ सीख गए हैं, जबकि हम उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पे जैसे ग्रीनरी है, अभी हम लोग BAU सब और विजिट करके आए 2 दिन पहले। पूरा ग्रीन यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कैंपस है। तो वो बोल रहे थे कि आने वाले समय में ये टूरिज्म है। जब पूरा कंक्रीट जंगल होगा तो ग्रीनरी क्यों माउंटेन्स की ओर इतना आकर्षण है लोगों का? बिकॉज वो ग्रीनरी जो है जिसमें हम रहते थे वो दैट इज बिकमिंग स्कार्स बाय इंक्रीजिंग जो हमारा पॉपुलेशन रहा है। तो ये हम लोगों को आने वाले टाइम में इन चीज़ों के लिए, लेकिन हमको समझ में तो आ जाता है निक ऑफ टाइम में वी रियलाइज कि लास्ट मोमेंट पे, जैसे अभी फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक मूव होने लग गई है, बहुत ही जल्दी तेज़ी से इकोनॉमी में भी पार्ट होने लग गया है। तो हम लोगों को काफ़ी इसके लिए रिसर्च का, इंडिया में बात करें तो आपके अकॉर्डिंग आप
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हम्म। जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो कभी आपने कोई और यूनिवर्सिटी विजिट किया है एज इन होल कि हम लोगों का रिसर्च पैरामीटर्स कैसे आगे आ सकता है, या क्या इस पे फोकस करने का ज़रूरत है? बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्सेज में मूव हो जाते हैं, हम्म। लेकिन केमिस्ट्री इटसेल्फ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसमें भी, क्योंकि अब तो कोर साइंसेस भी आने लग गया है, राइट। इसका एप्लीकेशंस भी। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो आई अप्रिशिएट JNU। वहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यू कांट सॉल्व इट विद द डिसिप्लिन। तो JNU में देर इज़ अ स्कूल ऑफ साइंसेस। वहाँ कोई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिजिक्स डिपार्टमेंट या बायो नहीं है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करते हैं, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइंसेस। साइंस। तो वहाँ पे जब आप एक अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं तो आपकी आपस में हम्म। एक ही प्रॉब्लम के लिए अप्रोच बदल जाती है। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपार्टमेंटलाइज हो जाते हैं तो वो एक डिसिप्लिन एक प्रॉब्लम को एड्रेस ऐसे नहीं कर पाता है। तो उसको एक अम्ब्रेला में लेके आने की ज़रूरत है, अगर हम इसको देखें तो जिसमें JNU ऑलरेडी उसी पैरामीटर पे काम कर रहा है। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैड द चांस टू अटेंड समर स्कूल इन इटली। जो मैंने बताया फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं, they were there. I attended that workshop for almost a month. तो वहाँ पे भी उनकी अप्रोच क्या होती है, मैं कह रही हूँ ना कि जब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर गए तो उन्होंने क्या पाया कि हम जो लैब में सिंक में ऐसे ही फेंक देते थे, वो अप्रोच वहाँ पे है कि उसको आप उस ट्रैश को, सॉल्यूशन को आप अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, देन यू विल ईदर रिसाइकिल और डिस्पोज ऑफ देम आफ्टर ट्रीटिंग इट। उसका जो नुकसान करने का जो कंपोनेंट है उसको आप न्यूट्रलाइज करके ही उसको आप एनवायरनमेंट में देंगे, पास करेंगे। तो वहाँ से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अभी हम लैब्स में काम करते हैं, बहुत ही कम लोग अवेयर हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने 2 या 3 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इनोवेशन प्रोजेक्ट करके किसी कॉलेज ने काम किया था, देशबंधु दयाल सिंह में से कोई एक था। तो वो उन्होंने किया था कि वो क्या करते थे कि अपने लैब के पानी को एक टैंक में इकट्ठा कर लेते थे। दे यूज टू जनरेट एल्गे वहाँ पे। तो जो उसके माइक्रोब्स वगैरह होते थे वो उसको वाटर को ट्रीट करते थे और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी इनकी, लेकिन इसको बहुत ही बड़े स्केल पे लेके आने की ज़रूरत है। इस पे पॉलिसी बन जाए तो नथिंग लाइक दैट। कंजर्वेशन पे फोकस कम है, बस डायरेक्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल गया, बाकी चीज़ों पे। पराली भी वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो पोल्यूशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, बाकी इसको जला दो। हाँ हाँ। तो वो, जबकि वो भी एज इन वो भी यूज हो सकता है बहुत सारा अभी। हाँ, प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, और फर्टिलाइजर्स के लिए भी, या बायो फर्टिलाइजर उसको बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन कोई बॉदर नहीं कर रहा है। और वो जब बर्न कर रहे हैं तो वो अपने आप को ही जला रहे हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी, एक्चुअली इंडिया में काम तो हो ही रहा है ऐसा हर फील्ड में छोटा छोटा। इसके इंक्लूसिविटी के लिए और लोगों का ज़रूरत है, और शायद मुझे लगता है इकोनॉमी को भी आगे मतलब हमको इस दिशा में लेके जाना पड़ेगा। टू मच ऑफ कॉपिंग वेस्ट जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे। अच्छी चीज़ें लीजिए आप उनसे, हाँ, और जो अच्छी चीज़ें हमारी हैं उनको मत खोइए, उसको आप बरकरार रखिए। पहले जो अभी भी विलेज हाउसेज है वो तो इकोसिस्टम के साथ ही है, जो कैटल फार्मिंग भी है, उनका प्रोडक्ट भी है, सस्टेनेबल भी है। और हमारा क्या है कि यूके में भी डी अर्बनाइजेशन 2 बार हुआ, लोग अर्बन सिटीज़ छोड़ के गए। हमारा तो क्लटर होता जा रहा। अभी एक ये भी है, इसमें भी हम लोगों ने एक पॉडकास्ट पे इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कैसे अर्बनाइजेशन से मतलब पूरा का पूरा विलेज खाली हो गया है। बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में आपको माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है। मेल्स हैं ही नहीं पूरे विलेज में, सब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अलग अलग जगह पे हो गया। उत्तराखंड के भी इंटीरियर जो विलेजेस हैं वो सब सिटीज़ की ओर या अलग अलग जगह जो, और सिटी की ओर एक्यूमुलेटेड प्लानिंग हो रहा है, तो इकॉनमी यही ग्रो हो रही है, बाकी इकॉनमी ग्रो नहीं हो रही है। तो अब वो सब चूज़ करने का टाइम है। एग्रीकल्चर में भी हम लोगों का इसीलिए मेजर फोकस है इस पे
कि कहीं ना कहीं हम उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत लंबे टाइम तक ब्लाइंड हो गए। हमारा प्रोडक्ट्स तो वो लेके जाते थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल टाइम ठीक पे, कह तो रहे हमारा हैंड वीविंग प्रोडक्ट्स भी है, या जो हम छोटा छोटा मशीनरीज जो है, इनएनिमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारा, उसको यूज़ किया, तो वो भी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था। आप अभी मैं एक पेपर पढ़ा रही थी कुछ 1-2 साल पहले, नया पेपर आया था, दैट वाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हम्म तो जब पढ़ाते हैं, आप बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं, साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इसकी नॉलेज, और कोई भी पढ़ सकता है इस पेपर को। तो आप पाएंगे कि हम ट्रेडिशनली या कल्चरली इतने रिच थे कि जो चीज़ें आज की डेट में लोग पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ सोसाइटी में सालों साल एग्जिस्ट करती रहीं। इनफैक्ट हमें उस पेटेंट को चैलेंज करना पड़ा कि ये जो आप आज कह रहे हैं, तो हमारे बहुत पुराने लिटरेचर मिल जाएंगे इस पे लिखे हुए कि हम तो इसे सालों साल यूज़ करते आए हैं। जैसे टर्मरिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसकी, तो कोई पेटेंट करा रहा है उसको आज के डेट में, आप देखिए। तो हम लोग ट्रेडिशनली कल्चरली बहुत रिच थे, तो वो हेरिटेज जो हमारी चीज़ें थी उसको थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। और वेस्ट में भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी हमें उनसे भी थोड़ा जो अच्छा है वो लेना हाँ। चाहिए। हर अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, अलग अलग वे ऑफ रिसर्च रहा। हमारा भी अभी हम लोग जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए तो उसमें सिंदूर का पेड़ है, अच्छा। और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, जब उसका हम सीड को ये करते हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर आता है। हमने बहुत सारा वीडियोस भी उस पर बनाया है, और वहाँ के लोकल बता रहे हैं कि इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है ये इसको देखिए। यूज़ करने से। हाँ जो वहाँ के लोकल फार्मर्स है, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, हाँ हाँ तो हम उसमें ये भी आया, क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन भी आया, कि जो बेसिक फार्मर्स, उसका एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसको वेदर का नॉलेज है, राइट। उसको प्रोडक्ट का नॉलेज है, उसको सॉइल का नॉलेज है, उसको इसका फायदा और नहीं फायदा जो भी है, इन सब चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन उसको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में वो नहीं पढ़ा लिखा है। तो एक क्वेश्चन भी पूछे वहाँ सर से कि किसको एजुकेटेड बोलेंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, इनको सब आ रहा है। इनको ये भी पता है इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, इसको ड्राई करने से ये पाउडर होता है, और वहाँ जो बिहार में सिंदूर का पेड़ होता है उससे ऑरेंज कलर यील्ड होता है। अच्छा, कलर। और हाँ, उन्होंने बताया कि अगर आप यूपी के इधर चले जाइएगा तो वो बिल्कुल रेड होगा यही। ग्रेट। तो आप देखेंगे कि बिहार की औरतें जो है छठ पूजा ये सब ना, तो ऑरेंज कलर यूज करते हैं, अच्छा। क्योंकि तो वो बिकॉज ऑफ द ट्री जो वहाँ पे यील्ड दे रहा है अलग अलग कलर्स पे, और जो जीआईस पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कि आयुर्वेदा में भी बोला कि आप अपने लोकल यील्ड्स को खाइए, जो आपके जहाँ से आप बिलोंग हाँ करते हैं, हाँ, अब हम वो इस सब। पे आ गए हैं कि जो आपके टेरेन में उगता है, हाँ आपको वो हम कहते हैं ऑलिव ऑयल हाँ लीजिए, ये लीजिए, वो अब सब मिथ्स हाँ जो हैं वो बस्ट हो गए हैं बस। कि हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है वो हमारे लिए बना है और हमें वही कंज्यूम करना चाहिए। तो इन सब जो एंशियंट नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, जो कि यूज किया गया, तो इसको भी इनकॉर्पोरेशन के लिए हम एक हमने जो बैरियर क्रिएट किया है ना कि हम पढ़े लिखे हैं, इनको क्या पता, हाँ या हाँ उन्होंने कि ये नासमझ है, इनको क्या पता, वो थोड़ा सा हम उनको ये माने कि उनके पास इतनी नॉलेज है, हमें उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और वो भी ये समझें कि ये शायद हमारी बात को और अच्छे प्लेटफॉर्म पे रख पाएं। थोड़ा सा वो आपस में एक दूसरे को नजदीक आने की जरूरत है। क्योंकि कल्चरली उनको सब पता है, जो एंशियंट टेक्निक्स है चीज़ों को लेकर के। अभी हम लोग भी आर्कियोलॉजी से, मैंने मास्टर्स किया, साइंस के स्टूडेंट रहे, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में लास्ट में बहुत इंटरेस्ट आया, तो कंजर्वेशन ऑफ मैंने कल्चर। देखा है साइंस वाले जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली, मैंने भी खुद पाया है पिछले 8-10 साल में, तो दोस्त ह्यूमैनिटीज से रहे, कि आपको वो अट्रैक्ट करता है। और फिर भी कि आप जो इंसान है वो सिर्फ साइंस नहीं, उसके अंदर सेंसिटिविटी भी जरूरी है। हाँ, एक तो ट्रेंड रहता है, साइंस पढ़ो साइंस पढ़ो, कि जो थोड़ा ब्राइट है उसको साइंस पढ़ना है, क्योंकि सारा एजुकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी। कि कोई अगर बोल दे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है ये तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि नौकरी कहाँ जल्दी लगेगी और हाँ अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी। ये पूरा इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम जो अभी जिस चीज़ पे, मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आया वो इस पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया। कोई कुछ भी पढ़ रहा था, तो हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन में ना ये फोर्ट कंजर्वेशन पढ़ाते थे। फोर्ट कंजर्वेशन उसमें यूज करते थे, एंशियंट टेक्निक्स ही आज भी यूज हो रहा है। उड़द का दाल मिक्स कर रहे, गुड़ मिक्स कर रही है, ये जो बड़े बड़े फोर्ट्स है विथ लाइम बाइंडिंग मटेरियल, तो ये अभी भी मॉडर्न नहीं यूज कर रहे,
क्योंकि मॉडर्न उसका लाइफ नहीं है ना। अभी जो हम घर बना रहे हैं ये लाइफ तो 20 ईयर्स 30 ईयर्स का ही लाइफ है, इसका तो लाइफ ही नहीं है। जो ऑन दी अदर जब लाइम यूज होता था या सैंडस्टोन में मिक्स कर देते तो वो तो हज़ारों साल से चल रहा है, तो वो ड्यूरेबिलिटी पे काम कर देते कि ज़्यादा टाइम रहे। लेकिन वहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहा मेरे कॉलेज में कि आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, उस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना जिसके ऊपर एक भी चैप्टर नहीं है आपका, मतलब इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो है जो भी कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो फोर्ट्स को कर रहे हैं, तो फोर्ट के कंजर्वेशन ठीक है, अच्छा है, लेकिन इंडिया का तो स्टोरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने सिंदूर देखा, गांव के लोग बता रहे इसका इम्पैक्ट ये है, ऐसे बनता था, लेकिन अब तो केमिकल्स यूज करने लगे। तो जो लोकल है बोले अभी जो ब्यूटिफिकेशन आया, एक इन्फ्लुएंस ब्यूटिफिकेशन, तो उसमें ये यूज करने लग गए। तो अभी वो फायदा क्या करेगा, उसका नुकसान अलग अलग है, और इसीलिए शायद कल्चर से डिप्लीट भी होता जा रहा है। तो जोग्राफिकली अब जो कि जोग्राफी में ये यूज नहीं हो रहा है तो वो उसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। अब उसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो कुछ और सॉइल पे भी उसका इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट होगा। तो स्पीसीज तो सिर्फ एनिमल की एक्सटिंक्ट नहीं हो रही है, स्पीसीज तो पेड़ पौधों की भी एक्सटिंक्ट हो रही है। तो हम लास्ट में कैसे, वो जो आपने बताया कि वो जो आपके सन के शायद वो जो स्कूल प्रोजेक्ट था, तो वही है हम तो अर्थ को नहीं बचाएंगे, हम ही जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि अर्थ ने तो क्या क्या नहीं देखा, आइस एज देखा, सोलर फ्लेयर्स देखा, बहुत सारा ऐसा प्रेडिक्शन पढ़ रहे थे कि सोलर फ्लेयर्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सन भी अपने एज पे आता जा रहा है, और थोड़ा सा स्लो सोलर फ्लेयर इंक्रीज होगा तो हम ये रेडियो कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा हमारा। तो सब चीज़ें वैसे ही धीरे तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी जो जितने आपने कहा ना कि ग्लोबल होना एक फायदा है, नुकसान भी है, लेकिन तो जितना हम सेल्फ सस्टेन रहेंगे छोटे यूनिट में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, छोटे यूनिट में भी, और वो मेजॉरिटी जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, हाँ, वो सबको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा वो अपना पानी भर गया तो दूसरे में छोड़ दो, दूसरे का रोक लो। हर कोई तो ये लड़ाई जो है इसको तो एंड होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अगर ग्लोबली भी देखते हैं तो हम तो बैटल फील्ड के बीच में, इंडिया का लड़ाई है पाकिस्तान से, इधर चाइना से, पाकिस्तान का लड़ाई अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। किस लिए लड़ रहे हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है। रिसोर्सेज तो शेयर्ड रिसोर्सेज में है, अर्थ तो शेयर्ड है, ऐसा किसी का ओनरशिप तो है नहीं, और उन सब का इम्पैक्ट हम लोग जी रहे। और कभी कभी गांव में भी मेरी दादी बोलती थी कि ये जो ना मच्छर नहीं वो होते थे, 1960s के पहले ना मॉस्किटो वैसा नहीं था जैसा अभी है गाँव में। और नानी भी बताती थी कि ये था ही नहीं ऐसा, मतलब ऐसा था कि लोग खेतों में भी सो जाते थे। अभी आप अपने घर के बाहर विलेजेस में, बिल्कुल विलेज क्या, दिल्ली में ही ऐसा कंडीशन हो गया है, ईस्ट दिल्ली में, कि आप दरवाजा खिड़की नहीं खोल सकते, मच्छरों का बहुत आतंक। जो नेट कहीं हम लोग कहते हैं ना, बचपन में देखे थे कभी, वो जब आज की डेट में आप देखेंगे अच्छे घरों में आपको बेड के अराउंड वो जो नेट लगा के सोते हैं, और वो बैडमिंटन आने लगे हैं वो। तो हाँ, क्या है ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो मच्छर इतने बढ़ गए हैं कि आप उसको डील करने के नए नए तरीके लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो उस पे जब ये पहले तो सीरियसली नहीं लिया, जब बाद में थोड़ा पढ़ाई किया तो वो हुआ कि HIV सीड्स से बहुत सारा जो स्पीसीज है वो मल्टीप्लाई कर गया। अच्छा। जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स था, बिकॉज दो सीड्स वर डेवलप्ड इन लेबोरेटरी, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी था। तो उससे क्या हुआ कि वो पेस्टिसाइड्स को, वो पेस्ट को क्रिएट किया, तो फिर पेस्टिसाइड यूज हुआ, दैट डिमांडेड इंसेक्टिसाइड। उसके पहले जो भी चल रहा था वो नेचुरल फार्मिंग था, और नेचुरल फार्मिंग में इस लेवल का मॉस्किटो नहीं है। गोवा में भी अगर जब फॉरेस्ट एरिया में जाने पे इस लेवल का मॉस्किटो नहीं मिलता है जैसे यहाँ पे हार्वेस्टिंग दिल्ली जैसे जगहों पे। तो इन सब का को रिलेशन हमने पढ़ाई नहीं किया, और एक लगता है कि रिसर्च कहीं ना कहीं रुक सा गया हो। रिसर्च को भी ना हम बड़ा इंसेंटिव तरीके से देखते हैं। अच्छा, रिसर्च हम तभी करेंगे जब हमें उससे कोई बेनिफिट हो रहा होगा, या तो हमें प्रमोशन मिल रही होगी, या मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। जबकि रिसर्च जो है ना, ड्रिवन होना चाहिए आपकी इंट्यूशन से, कि भाई मैं पता करूं या एक्सप्लोर करूं ये क्यों है। तो रिसर्च भी एक्चुअल रिसर्च नहीं हो रहा है, पहले बोलता है ये प्रूव करना है। हाँ, ये प्रूव करना है। फर्स्ट ही आ गया कि इसको प्रूव करना है, तो अब
अब देखिए उसके लिए साइंटिफिक सोसाइटी जो भी है, साइंस सोसाइटी आज की डेट में बहुत सारी पब्लिकेशन को क्रिटिसाइज भी करने लगी है कि बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि अब हम वही ना पब्लिकेशन ड्रिवन हो गए हैं. वी डोंट डू रिसर्च फॉर द सेक ऑफ डूइंग रिसर्च कि हम पता लगाएं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें. नहीं, हम कुछ ऐसा करें फटाफट कि एक पब्लिकेशन. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जो मेन डीन ये लोग भी, वो भी ये करते हैं. हमारे यूनिवर्सिटी से 300 पेपर पब्लिश हुआ. हाँ, वो ना That वो has become- ड्रिवन हो गया, पब्लिकेशन ड्रिवन हो गया, इंसेंटिव ड्रिवन हो गया है कि अच्छा आपको पेपर निकालना है. तो रिसर्च को भी रिसर्च के तरीके से जो है लेना चाहिए. देखिए चाहिए तो हम बहुत कह देते हैं उसको. हाँ, ये तो है. बहुत आप और मैं ही जो है अपने अंदर बदलाव लाके, हम लोगों को ये एक अपने अंदर छोटे से चेंज से ही बाकी हाँ. सोसाइटी के ऊपर चेंज आएगा. यूथ लोगों के लिए क्या मैसेज होगा अभी आपका, जैसे आप बच्चे हैं, या एक क्वेश्चन जो था जो रह गया कि मोर और टेक्निकल एजुकेशन और केमिस्ट्री में कैरियर वाइज क्या डिफरेंसेस आपको दिखता है? ओके. जैसे 12th में साइंस किसी बच्चे ने ऑप्ट किया, तो केमिस्ट्री जैसे आपने चूज किया. बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी चूज करते हैं. मतलब मेडिसिन और वर्सेस बायोलॉजी में, तो इन दो एस्पेक्ट को कैसे आप? केमिस्ट्री अगर आप जाते हैं तो केमिस्ट्री में आप फार्मा कंपनीज में जा सकते हैं. दवाइयाँ वगैरह बनाने के क्या तरीके होंगे, ये सब चीज़ों आप फार्मा इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं. और इंडस्ट्री के जैसे कुछ भी कैटलिस्ट वगैरह इनऑर्गेनिक जो अगर कोई लेता है तो वो उस तरफ जा सकता है. इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेसेस हैं उनका हर इंडस्ट्री का एक अपना R&D होता है. तो जो एग्जिस्टिंग मेथड्स होते हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे और एफिशिएंट, कैसे एक और इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए. तो केमिस्ट्री से तो इंडस्ट्री भी आप जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी जा सकते हैं. टीचिंग तो होता ही है, वहाँ भी जा सकते हैं. इंडस्ट्री को इंजीनियर्स की ज़रूरत तो है, लेकिन केमिस्ट्स की ज़रूरत भी है. उनके R&D तो हम ही करके बताएंगे. जब भी और बाद में ऐसा हुआ, अभी एजुकेशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मेरा इंटरेस्ट अचानक से केमिस्ट्री में डेवलप हुआ. बिकॉज पढ़ाते भी थे, कुछ 2-4 लोग अपने फैमिली के बच्चे भी थे, क्वेश्चन पूछते रहते थे. तो मैंने उस टाइम पे एक रियलाइज़ किया, जो लोग मतलब अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए. मैंने रियलाइज़ किया कि 195 एलिमेंट्स पूरे अर्थ में जो अभी तक हमने ढूंढा है, वो टोटल एलिमेंट्स 195 है. 200 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. कंपाउंड ट्रिलियन कंपाउंड्स होगा. हाइपोथेटिकल कंपाउंड भी है उसमें कि ये एग्जिस्ट करता है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, इसको हम पीरियोडिक टेबल में सेट करेंगे जब मिल जाएगा तो. हाँ, तो मैंने देखा कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसमें भी वेज है कि VSEPR थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी है, आयन एक्सचेंज है, कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट. उसमें भी एक पैटर्न है, प्रोमिनेंटली पैटर्न्स है. हाँ. कि कैसे कौन कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिक्स होगा, किसके साथ नहीं मिक्स होगा. और पढ़ रहा था मैं सिर्फ NCERT, अच्छा, जो और कोर NCERT अपना पढ़ रहा था, लेकिन कोविड में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं था. तो उस दौरान पे समझ में आने लगा कि खुद से ही समझ में आया कि अगर कोई यही टीचर बोलता है इतना ही है बस, इसको बस ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, तो इट विल बिकम ईजियर. कि ट्रिलियन कंपाउंड्स बन रहा है, एक पैटर्न में ही बन रहा है. एब्रप्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें. कहीं कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन अगर इतना भी अगर हम पढ़े तो हम समझ सकते हैं. दूसरा, आप केमिस्ट्री, कैसे केमिस्ट्री बिना फिजिक्स कर रहा है. हर केमिकल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. हाँ. तो उसका एक अपना फिजिक्स है, उसका एक अपना डायनामिक्स है. जैसे फिर पढ़ा कि जो इन्वेंशन ऑफ कैमरा में कैसे सीजियम यूज किया गया, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट सब क्रिएट किया, तो वो सब भी केमिकल्स ही है. तभी यहाँ से यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पे भी लगा कि साइंस ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि बच्चे डेवलप कर लेते हैं, मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं है. ये मैं अपने लाइफ से बता रहा हूँ. मेरा मैथ्स अच्छा नहीं, केमिस्ट्री भी मुझे समझ में आता है, ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक नहीं आता. कोई ऐसा, तो ये जो परसेप्शन है दैट इज नॉट रियल. टाइम चेंज भी होता है. मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो अंडर ग्रेजुएशन में आई यूज्ड टू लाइक फिजिकल मोर, और इनऑर्गेनिक भी अच्छा लगता था, बट ऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगता था. बट इन माई मास्टर्स आई लव्ड ऑर्गेनिक सो मच कि मैंने ऑर्गेनिक में ही स्पेशलाइजेशन किया. तो ये ना एक टाइम पे हम अपने आप को ये कह के कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता या ये अच्छा लगता है, वो कहना ही नहीं चाहिए. कीप ऑन एक्सप्लोरिंग.
सारा एजुकेशन एक है, इसीलिए मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज दोनों मिला। में मिला है। तो ये ना कोई कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते आप कि ये यहाँ पे फिजिक्स शुरू हो गया और यहाँ केमिस्ट्री आ गया। क्वांटम जो है, क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा भी है और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का हिस्सा भी। भी है। हम्म, टर्म्स आ गए ना, बायोकेमिस्ट्री हाँ कहने लगे हैं, जिसमें बायो भी है और केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री है। भी है। हाँ, एज इन बायोफिजिक्स आ गया है। होलिस्टिक हीलिंग के जगह होलिस्टिक नॉलेज भी होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ नॉलेज। हाँ, इसको तो इनको सबको मर्ज करके एक ही अम्ब्रेला के अंडर आके और इंटरमिंगलिंग से काम करने की, तब हम और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर कर पाएंगे। सकते हैं। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस, और क्योंकि जब बाद में इंटरेस्ट आने से पढ़ाई में अच्छा भी लगता है, जब आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो प्रेशर है एग्जाम देने के। जब भी हम लोग छोटे थे, जब भी बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, तो बाद में ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस टाइम पे आप देखेंगे बाहर जितने भी बहुत सारे रिनाउंड जो नाम हैं, बिल गेट्स वगैरह, इनको आप देखेंगे, उनका क्या है, एजुकेशन में ना गैप पाएंगे। पहले वो छोड़ देते हैं, एप्पल के फाउंडर को भी देखेंगे, फिर वो वापस यूनिवर्सिटी जाते हैं। देन तब जब से उनकी इंटरनल कॉलिंग आती है कि हाँ जी मुझे ये देखना है, फिर वो चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखें, समझते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल उस टाइम पे ओरिजिनेटेड था। हम्म, मैंने बोला कि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप होता है, उसमें कुछ बहुत डिटेलिंग में चीज़ नहीं देखा कभी। तो अच्छा। ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आज भी है कि एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जब देखते हैं, तो हमारे फिर कुछ कुछ यूट्यूब पे सर्च करने का कोशिश किया, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसको देख के कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग तो रिसर्च करते रहते होंगे उसमें एलिमेंट के अंदर, या कुछ मूवमेंट या ऐसा कुछ फील होता है कॉस्मिक या अलग? बहुत सारे लोगों को ना जो साइंस से हैं, मैंने पाया है कि वो कॉस्मिक वर्ड और एनर्जी में बिलीव करते हैं। हम्म, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट यस, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली, आई डू बिलीव इन कॉस्मिक वर्ड, और वो हेवनली लगता है अगर आप उस लेवल पे जाएं तो। और देखिए आप, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल में एक ही चीज़ की। अगर कोई आपका सीजियम का ही एलिमेंट है, तो उसको जब आप छोटे 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 करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। तो अब इन अच्छा। दोनों का इंटरमीडिएट लेवल आ गया है, नैनो पार्टिकल्स जिसकी हम बात nano करते हैं। particles, हाँ। तो ट्रू सोल्यूशन और मैक्रोस्कोपिक के बीच का लेवल है। तो अब उसके अंदर उन दोनों की प्रॉपर्टी है, मैक्रो भी और माइक्रो, मॉडरेट। अच्छा, एक ही एलिमेंट का जब भी यूनिट अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाए, तो उसका प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। एलिमेंटल स्टेट में अलग है, माइक्रोस्कोपिक पे जाते हैं तो ये अलग हो जाती हैं। अभी जो आप की क्लासेस होती है, तो इन जनरल करिकुलम में जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारे टाइम में व्हेन आई वाज स्टूडेंट वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी टीच टुडे। एनईपी आ गया है आज की डेट में। हम लोग पढ़ते थे प्योर सब्जेक्ट्स, हमारे इनऑर्गेनिक पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, ऑर्गेनिक पढ़ा, उन्हीं के ही स्पेशलाइज होते थे। तो दो पेपर पढ़ते थे। एक फिजिक्स का सबसे पेपर हो गया, मैथ्स, बिकॉज ये दोनों भी उनसे कनेक्टेड हैं। मास्टर्स में गए तो और ज़्यादा केमिस्ट्री डिटेल में हो गया, ऑर्गेनिक के पेपर्स पढ़ गए स्पेशलाइजेशन लेने पर। बट आज जब हम एनईपी की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। हमने एक तो ये तो रियलाइज़ कर लिया है कि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो बहुत से ऐसे नए पेपर आ गए हैं। और एनईपी में हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि स्किल बेस्ड, मतलब एजुकेशन इज़ नथिंग अनटिल अनलेस यू हैव एप्लीकेशन ऑफ दैट इन फॉर द सोसाइटी। यू शुड बी एबल टू डिलीवर दैट नॉलेज। तो काफ़ी स्किल बेस्ड पेपर आ गए हैं। जैसे मैंने आपको एक पेपर बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स क्या हैं, क्या कॉपीराइट है, तो वो उसी के अंडर आ गया है। और बहुत से हम ह्यूमैनिटीज़ को भी कह रहे हैं कि वो भी साइंस में होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सेंसिटिव हो पाएंगे। तो ऐसे ही साइंस एंड सोसाइटी करके पेपर आ गया जो वैल्यू एडिशन पेपर है। तो काफ़ी नए पेपर आ गए हैं। थोड़ा बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं हॉलिस्टिकली डेवलप करने की। बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि हम लोग कितना सक्सेसफुली वो सब कर पा रहे हैं। कुछ नए इन्वेंशंस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर कुछ पेटेंट फाइलिंग? हाँ, हमारे खुद के डिपार्टमेंट में हैं प्रोफेसर रावत यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एल्जाइमर डिजीज़ का जो है ड्रग डिज़ाइन किया है, जिसका पेटेंट भी फाइल हुआ है। एल्जाइमर या पार्किंसन में से, आई हैव टू चेक दैट।
तो वो ड्रग डेवलप हुआ है, पेटेंट हुआ है, अब इंडस्ट्रीज़ में उसकी कमर्शियल वायबिलिटी पे काम हो रहा है। तो इनोवेशंस और ये सब हाँ। तो चलता रहता है, इट गोज़ हैंड इन हैंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस भी है, मतलब केमिस्ट्री एजुकेशन में तो मुझे लगता है कि किरोड़ीमल कॉलेज का बहुत नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हाँ जी, हंसराज, करोड़ीमल, सभी अच्छे कॉलेज हैं। हाँ, यहाँ का एजुकेशन स्तर है। एक इसमें हमारे साथ ऐसा एग्जाम्पल है जो लोकल से, जो कि हम लोग सोशल वर्क में बहुत लंबे टाइम से, कि वो एजुकेशन अगर स्किल बेस्ड नहीं है। हमने जब एजुकेशन स्प्रेड करना स्टार्ट किया तो बच्चे कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें बहुत लंबे प्रोलॉन्ग ईयर्स में बच्चे 12th पास हो गए। हम्म और एक्चुअली सारे फार्मर्स के बच्चे, फार्मर्स वो भी जो दिल्ली के यमुना बैंक पे रह रहे। हम्म तो अभी क्या हुआ कि जब ये बच्चे पढ़ गए तो उन्होंने ये जो अपना सब्जी है वो उसमें बेचना बंद कर दिया। जो पढ़ाई किया वो इतना एडुकेट नहीं था कि कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाए। किसी को 60%, जब भी हम ना बैंक पे हम लोग रहे तो एक गैप क्रिएट हुआ। दैट गैप हैज़, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी सभी अनएम्प्लॉयड हो गए। हम्म और फिर एक सोसाइटी में ये मैसेज चला गया कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हाँ, क्योंकि पढ़ाने के बाद ये और कोई काम नहीं। ऐसे तो 15,000 कमा के लाते सब्जी बेचने के बाद, अभी पढ़ लिया है तो अभी अब तो ये उनको फिर अच्छा नहीं लगता है। एजुकेशन गिव्स यू सम काइंड ऑफ जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उनको वो काम अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हम दूसरा, डिमीन करने लगे उस काम को, हमने उस काम को छोटा समझ छोटा लिया, समझने जबकि उसी एजुकेशन को देखिए आज की डेट में हम वोकल फॉर लोकल, इस तरीके की चीज़ें, मेड इन इंडिया, तो अब ये एम्फेसिस, स्टार्टअप्स, एम्फेसिस दिया जा रहा है कि वो जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप कमर्शियली कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या नया इनोवेट कर पाएंगे, सोसाइटी में क्या दे पाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपके फादर फार्मर्स थे, आप पढ़ के आए, तो आप उस दुकान को या उसको कैसे उस स्केल पे लेके जा सकते हैं, उस तरीके से काम कर सकते थे। बट आपने क्या किया, मेंटली आपने उस काम को पहले तो डिमीन किया, और डिमीन करके ये नहीं करना है, कुछ और देखना है। जबकि आप उसी से कनेक्ट रह के, आपको उसकी नॉलेज थी, उस एजुकेशन को आप उससे कनेक्ट करते तो आप और अच्छा डिलीवर करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में जब ट्रांजिशन देखें, पहले जब हम पढ़ रहे थे तो वो जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया हमारे लिए, उनको क्या चाहिए थे, उनको वर्कर्स चाहिए थे। तो ज़्यादातर एजुकेशन का जो डिज़ाइन बना वो वर्कर्स डेवलप करने पे बना, कि जो हमारे क्लर्क बन सकें। अब जब हम जो लेके आ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली, आई डोंट नो हाउ फार वी कैन इम्प्लीमेंट दैट अप्रोच, बट आप स्किल्स लेके आ रहे हैं, आप वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हैं, आप मेन नॉलेज तो सब्जेक्ट की है ही है, बट दैट इज़ नथिंग विदाउट वैल्यू, दैट इज़ नथिंग विदाउट स्किल्स। सो दैट नीड द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड, बट वो गोल को कितना अचीव कर पाएंगे, दैट इज़ येट टू कम। वो जो नॉलेज वर्सेस एजुकेशन, नॉलेज भी है, हाँ, एजुकेटेड उनको नहीं बोल पा रहे, तो रूरल क्लास और अर्बन क्लास का एक डिफरेंस जो है वो मतलब यहाँ पे विजिबल होता जा रहा है सोसाइटी के अंदर। उसमें भी यहाँ स्किल बेस्ड जो है उस पे काम करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट के प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ पे तो है ही। यूथ को अभी क्या, आप इंडियन यूथ है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, अभी वी आर ए कंट्री ऑफ यूथ। बहुत सारी लड़कियां हैं। पहले तो हम जिस सोसाइटी से आते हैं उनके लिए तो, या जहाँ हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम चलता है उनके लिए तो आप रोल मॉडल, विमेन परसुइंग साइंस उस जगह पे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और इतने बड़े जगह पे पहुंच चुके हैं। तो और हम लोगों का क्या है कि कैसे भी उनको 10th पास कराओ, घर से लड़ाई कराओ। पढ़ना चाहती हैं लड़कियां, पढ़ना चाहती हैं। अभी जो जो ग्रेजुएट बने वहाँ से वो सब हमारे स्टूडेंट अब वही पढ़ाते हैं हमारे सेंटर्स पे। तो हमको पता है कि ये जो जो दो हम चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आए, उनको मोटिवेट करें, लेकिन धीरे 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 फिर शादियां भी हो जाती है। एजुकेशन, लेकिन इट्स सेल्फ एजुकेशन लाइज विथ यू ऑलवेज। तो इस तरीके से तो आपके क्या मैसेज है आप? to the young girls. हाँ, See, for the girls, I specifically want to say कि they never say never. आपने कहा ना, लड़कियों के साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक और उनकी जो करियर क्लॉक है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। शादी की सोचती हैं, फैमिली एक्सपैंड करने की सोचती हैं, फिर वहाँ करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात होती है तो स्पेशली गर्ल्स को करना पड़ता है। सो नेवर से नेवर, मतलब शादी हो गई है तो भी हम ये माइंड सेट ना रखें
कि हम अब कहाँ पढ़ पाएंगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ फीमेल्स जिनके बच्चे हो गए, फैमिली सेटल हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है। पहले अपना एक माइंडसेट और एम रखिए और उसको हमेशा फॉलो कीजिए। और गर्ल्स में ना हम सोशली भी एक मेंटालिटी ना वो काफ़ी फीड करते हैं, और मदर्स स्पेशली पेट्रियार्की की जो फ्लैग बियरर होती है ना, जो सबसे आगे, वो फीमेल ही होती हैं। हम ही अपनी बच्चों को, लड़कियों को ये सिखाते हैं कि नहीं, हस्बैंड के लिए ये करना है या परिवार के लिए ये करना है, मेल्स को नहीं कराते हैं। तो जो फ्लैग बियरर है पेट्रियार्की की, वो फीमेल्स ही हैं। तो फीमेल को फीमेल के लिए जो है एक हाथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, करो। और उनको, ये जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स, उनको ये कभी भी नहीं सोचना है दैट यू आर लेस ऑफ एनीबडी। देखिए सोसाइटी में एक और चीज़, इसको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमने ना ये सोच लिया है कि दीज टू सेक्स वी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नहीं, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जो मेल हैं दे आर नॉट आवर एनिमी, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमें उनसे कम्पीट नहीं करना है, हमें को एग्जिस्ट करना है वेयर फीमेल्स ऑल्सो हैव देयर वॉइस, मेल्स ऑल्सो हैव देयर वॉइस। क्योंकि आप साथ में मिलके ही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। तो उन्हें हम अपना दुश्मन नहीं समझना है, लेकिन हमें अपनी ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है। नेवर से नेवर, मतलब आप इफ़ यू वांट टू हैव अ फैमिली, हैव इट। इफ़ यू वांट टू लुक एट द करियर, लुक एट योर करियर। अपना माइंडसेट क्लियर रखिए और जो भी अचीव करना चाहते हैं, अच्छा, इफ़ यू वांट टुडे, इफ फैमिली इज़ योर प्रायोरिटी, गो फॉर इट। करियर फिर उसके बाद डेवलप कीजिए। या करियर आज की डेट में आपकी प्रायोरिटी है, देन द सोसाइटी एंड द फैमिली शुड नॉट सप्रेस हर एम कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं, अगर वो ये करना चाहती है उसको करने दिया जाए। तो कभी भी कोई देर नहीं होती है, लेट नहीं है। काफी, और बहुत ज्यादा अब तो हर फील्ड में विमेन आगे आ ही रहे। हाँ, हर आगे आ रहे हैं और उनको जो है हाँ, टॉप भी कर रहे हैं, बीट भी कर रहे हैं। ओलंपिक्स में विमेन ही हर साल मेडल्स आ रहा है हमारा। आप स्कोर चार्ट उठा लीजिए, टॉपर जो है ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ये डर भी होता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो शादी ना कर दें। ये भी एक मूवीज भी बन रहा है इसके ऊपर। अभी एक रिसेंटली एक मूवी भी देखा था इसी थीम के ऊपर बेस्ड। और सक्सेस का ना क्राइटेरिया हम सिर्फ पैसे कमाने को ना रखें। जो अब आज की डेट में देखिए, हम इस पे भी काफ़ी बात करते हैं, होम मेकर्स, हाउस वाइफ, होम मेकर्स, मतलब उनकी एक अपनी जगह है। सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अगर वो घर में रह के भी घर का ध्यान रख रही है, उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू है जिसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। राइट। और विमेन आर बेटर मैनेजर्स, ये तो नो डाउट। मल्टीटास्कर्स, घर में 4 लोग हैं, चारों को क्या समझ में आ रहा है, वो मदर को समझ में आ रहा है। ऑफिस भी चले जा रहे, खाना भी बना रहे, देख भी ले रहे हैं। तो इन जनरल भी हमने देखा ही है कि ये चीज़ का। और बाकी हमने काफ़ी मैडम क्यूरी का हमने स्टोरीज बहुत सुना है कि कैसे इतना डिप्राइव्ड कंडीशंस में पढ़ाई किया और आगे सक्सेसफुल बने, और एकमात्र शायद पर्सन रहे हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। उनकी फैमिली में भी काफ़ी नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं। तो हाँ, दैट इज द फैमिली व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस। तो एजुकेशन से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और हम लोग इस के साथ एंड करेंगे। आपका मैसेज बहुत वाइज लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के भी, और आपसे बात करके काफ़ी इंटरेस्टिंग और नए नए पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जानने के लिए भी मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आने पे, और आपसे भी जो है मैं काफ़ी कुछ सीख के और लेके जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं वो आज के जो हमारी बातचीत हुई है पॉडकास्ट, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए, अपनी लाइफ में उतारेंगे और उसको लेके आएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।